बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो मुतनाज़े तो ज़रूर होती हैं, लेकिन लोग उनके बारे में देखना, सुनना और पढ़ना चाहते हैं। यहाँ तक भी है कि ज़ाहिर है आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया जैसे जैसे आगे ये एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें लोगों की शख्सियात के हवाले से सवाल भी उठाती हैं। आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनकी हालिया मुतनाज़े कहें इसको, आई एम सॉरी लेकिन ये वर्ड मैं टेलीविजन स्क्रीन पर इस्तेमाल कर रही हूँ, घटिया किस्म की वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई। इससे पहले आप इस शख्सियत को टिकटॉकर के हवाले से तो जाहिर जानते हैं, आज भी टिकटॉक्स अपनी बनाती हैं, टिकटॉक स्टार कहलाएं। बड़ी बड़ी शख्सियात के साथ इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ भी खुद लीक किए। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरीम शाह को पब्लिसिटी स्टंट जो है वो करने की आदत है। हालिया दिनों में जो इनकी वीडियो रिलीज हुई वो तनाज़ात के साथ साथ लोगों में बहुत ज़्यादा शुकूक व शुबात भी थे कि ये खुद हरीम शाह ने की है, लेकिन हरीम ने आके उसके बारे में ये कहा कि शायद उनकी ये वीडियो किसी और ने लीक की है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में ज़रा हम उनसे आज पूछेंगे कि हरीम शाह आखिर चाहती क्या हैं और जिस तरह से ये तनाज़ात से भरी हुई इनकी कॉन्ट्रोवर्शियल ज़िंदगी है, इसे क्या कुछ कैश करवा रही हैं तो पाकिस्तानी दुनिया भर में जाती हैं, घूमती हैं। इनके ज़ाहिर एक फ़ैन फॉलोइंग भी हम देखते हैं, बड़ी तादाद में लोग टिकटॉक के ऊपर इनको फॉलो करते हैं, दीगर और जगहों पर भी। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इनसे बात करते हैं और ज़रा इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो ये सिचुएशन इनकी बनी और आज अभी भी मैं आपको दिखाऊं, 1 घंटा पहले तक टॉप ट्रेंड रही हैं वो ट्विटर पर और अभी भी सेकंड टॉप ट्रेंड पर है। अब थोड़ी देर के बाद चेंज हुआ है, 1 घंटे के बाद ट्रेंड में, तो वो टॉप फर्स्ट से सेकंड पर आ गई हैं ट्विटर पर। इस वक्त हरीम शाह हैशटैग जो है वो भी ट्रेंड कर रहा है। अगर आपके पास पिक्चर है तो वो भी दिखा दें। हरीम शाह मेरे साथ वाया स्काइप मौजूद हैं। मुझे बताया गया है कि वो आई थिंक मोरक्को में है। हरीम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हरीम साहबा, आप ठीक ठाक हैं? आप मोरक्को में हैं मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल, मैं मोरक्को में हूँ। सबसे पहले आपसे मैं प्रोग्राम के शुरू में एक इल्तमास करूंगी, एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझसे इधर उधर की कि हरीम शाह ऐसी थी, हरीम शाह ने ये कर लिया, हरीम शाह ने वो कर दिया, हरीम शाह ने मुफ्ती की वीडियो वायरल कर दी, हरीम शाह ने प्लीज मुझे इस जो टू द पॉइंट बात है उस पर कीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। जो बात अच्छा हरीम, पहला सवाल ये है कि देखिए आप मुझसे ज्यादा सोशल मीडिया यूज करती हैं, आप इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं, राइट? हैशटैग हरीम शाह टॉप ट्रेंड है। वजह क्या समझती हैं, क्यों ट्रेंड कर रही हैं? क्या ऐसा कारनामा हो गया कि हरीम शाह टॉप ट्रेंड में आ गई? ये आप लोगों से पूछें, ये आप मीडिया से पूछें, इस तरह के क्वेश्चन उनसे पूछें। मैं तो पाकिस्तान में नहीं थी, मेरे साथ जो हुआ और जिस तरह का हुआ, जिन हालात में हुआ, मतलब इन हालात में भी लोग मुझे इस तरह ट्रोल कर रहे हैं। मैं अपने मुजरिम सामने लेके आई और लोग इतने वो हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ भी नहीं। मैं पाकिस्तान से बाहर बैरूनी मुल्क में कितने सालों से मुकीम हूँ, मतलब पिछले 2-2.5 साल से मुकीम हूँ। पाकिस्तान को छोड़ दिया, मीडिया को छोड़ दिया, शादी कर दी, साइड पे हो गई, सारा कुछ हो गया। इसके बावजूद मेरे साथ ये लोग और ये मीडिया पाकिस्तानी ये कर रहे हैं जो इस वक्त आप लोग देखते हैं। अच्छा, और कर भी किस चीज पे रहा है। आप खुद एक औरत हैं, एक औरत हो के आप शायद इस वक्त मेरी सिचुएशन को समझ सकती हैं। totally इस तरह की मेरी बात सुने, इस तरह का कौन सा फहम है, मेरे पास किस चीज की कमी थी? शादी इसकी नहीं हो रही, ये हो रहे वो हो रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी अच्छी फैमिली, इतना अच्छा, इतना इनोसेंट मुझे हस्बैंड दिया। ये कर रही है, ये वो कर रही है, ये मीडिया पे आती है। हमने इन चीजों से, इन मसाइल से खुद को दो चार करने के बजाय अपनी लाइफ को प्राइवेट कर दिया। हम पाकिस्तान छोड़ गए, हमने पाकिस्तान ही छोड़ दिया कि इस मुल्क में रहना हमारे लिए बेहतरी नहीं है। हम कब तक लोगों के आगे अपनी सच्चाई या अपनी वो प्रूव करते रहेंगे? मैं अपने हस्बैंड को लेके मैं साइड पे होगी, मैं बैरूनी कंट्री में आके मुकीम होगी। तो अभी इन दिनों में मैं मोरक्को में जब अपनी वेकेशन एंजॉय करने के लिए आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ, तो यहाँ पे पीछे से संदल और आयशा ने, जिनसे मेरी लड़ाई चल रही थी, जिनके पास मेरी की चीजें थी, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी FIA को एक एप्लीकेशन भी दी थी, उन सबको मुद्दा बना के इन लड़कियों ने मेरी वीडियोस वायरल की, मुझे बदनाम करने के लिए, मुझे लोगों की नजरों में डिफेम डिग्रेड करने के लिए। और मेरे पास सारे प्रूफ हैं और मैं चीख चीख के बोल रही हूँ, सबको बता रही हूँ। लोग कह रहे हैं क्यों कन्फेस किया, क्यों कन्फेस ना करूं? मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैंने इंसाफ लेना है।
मैंने इंसाफ लेना है, मैं क्यों झूठ बोलूं, मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं हूँ। मैंने इंसाफ लेने, इन्होंने किए, जिन्होंने किया उनको मैंने दुनिया के सामने इबरत का निशान बनाना है। मैं क्यों झूठ बोलूं। मैं आप लोगों से डरती हूँ, मैं मीडिया से डरती हूँ, मैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरती। और इन चीजों पे मुझे फेम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हरी बात ये देखो, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, जिस तरह आपकी आवाज रुंध रही है। आप, मुझे पता है आपका दिल दुखा हुआ है, आप परेशान हैं, और इस तरह की किसी की भी वीडियो आए, देखें अभी हाल फिलहाल में आप रो रही हैं हरीम शाह, क्योंकि वो बहुत डिसहार्ट हो गई है। क्या कह रहे हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। आमिर लियाकत को तुम लोगों ने मार दिया, वो बेचारा मर गया। अगर कोई लड़की आगे स्टैंड कर रही है, बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ लड़ रही है, तुम लोगों की आंखों में आंखें डाल के वो अपने कल्प्रिट को आप लोगों के सामने ला के खड़ा कर रही है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, सारे सबूत हैं, सब कुछ है। आप लोग मुझे क्यों डिग्रेड कर रहे हो। आप लोग मेरे मुल्जिम आप लोगों के सामने है, उनके प्रूफ मेरे पास है, उनके सबूत मेरे पास है। जिन जिन लोगों के साथ उन्होंने साजिश मिल के रची है, वो लोग उठ के सारे प्रूफ मेरे पास ले आए हैं। आप लोगों को और क्या चाहिए, हम खत्म हो जाएं, हम मर जाएं। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मरने के बाद किसी को इंसाफ मिलता है ना, तो हम मर के भी देख लेते हैं। हमने अपनी जिंदगी जी ली है जितनी जीनी थी, लेकिन मैंने अपने जो मर्जी आप लोग कह लें, आयशा और संदल को मैंने नहीं छोड़ना। इन लड़कियों को मैंने इंशाल्लाह मैंने इंसाफ लेने, मुझे पता है इंसाफ कैसे मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। मौत के बाद किसी को इंसाफ मिलना हुआ ना, तो हम मर भी जाएंगे। नहीं खुदा ना करे ऐसी, नहीं ये इन पाकिस्तानी माशरे का, इस मीडिया का पूरी दुनिया के अंदर, हम वर्ल्ड के अंदर इनको बेनकाब करेंगे कि जब कोई सच के साथ उठ के खड़ा होता है, ये कन्फेस करता है और लोगों के सामने आके खड़ा होकर मानता है कि ये मेरे साथ हुआ है, इन लोगों ने किया, इन लोगों की वजह से किया। लेकिन इसके बावजूद आपको, आपकी कंट्री, आपका मीडिया, आपके इदारे इंसाफ नहीं देते, उल्टा आप और जलील होते। हरीम, पहली बात तो ये जो आप कह रही हैं कि खुदा ना खास्ता मरने का, तो मैं आपको ये कहूंगी कि मुझे बिल्कुल पूरी तरह अंदाजा है कि आप इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रही होंगी। आप बहुत तकलीफ में हैं, जिसका आप इजहार कर रही हैं, आपके आंसू निकल रहे हैं। लेकिन हरीम, बहुत माजरत के साथ में सवाल कर रही हूँ, जिन खवातीन पर आप बात कर रही हैं, जो आपकी सहेलियां थी आयशा और संदल, राइट, इस आप कन्फ्रेस को अपने अल्फाज में ये कह रही हैं कि आप मान रही हैं कि ये आपकी वीडियो, लेकिन लीक उन्होंने की है, ये आप कह रहे हो ना। तो मुझे ये बताओ, इससे पहले भी है ना, इससे पहले भी एफआईए को आप मुतादिद बार शिकायत दे चुकी हैं, तो अभी तक किसी किस्म का जी। मैंने, आप यकीन माने, जब इन लड़कियों ने के साथ मेरे इख्तिलाफात हुए थे ना, ये आयशा बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है। इसने पहले भी एक लड़के अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसे करके उसकी वीडियोस बनाई थी, उसके साथ मतलब रूम में जाके इसकी वीडियो, जब वो सो रहा था उसको ड्रंक करवा के। मैं बहुत खुल के बातें करूंगी और प्लीज ये सारी बातें आपको ताकि समझ आए। तो एफआईए की जेल में वो 15 दिन रह के आई थी। उस लड़के ने जाके इस पे केस किया था आयशा नाज पे। आयशा नाज जेल के अंदर रह के आई थी। फिर आयशा नाज एक और अपने हस्बैंड के साथ मिलके एक कत्ल में मुलव्वस थी। उधर मलेशिया के अंदर से ये डिपोर्ट होके, मतलब वहां पे जेल में रह के आई। फिर वहां से वापस जब ये लड़की आई तो इनका किरदार इतना मशकूक और इतना गलीज किरदार है। वो सारी गलाजत इनकी खैर में सबूत और प्रूफ, इसके बावजूद मैं एफआईए में गई कि ये लड़कियां ऐसी हैं, ये ऐसा कर चुकी हैं, ये मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। अच्छा। ये मेरे साथ उठती बैठती रही हैं, मेरा सारा कुछ। आप काइंडली इनको बुलाएं, इनको इन्वेस्टिगेशन कैसा बनाएं। लेकिन ये वो लड़कियां हैं, मैं आप फिर कहेंगी मैं खुल के बोल रही हूँ, ये वो लड़कियां जो सरेआम प्रोसिक्यूशन करती हैं, किसी के साथ भी जाके मिलेंगी। इन्होंने, मुझे यहाँ तक पता चला है कि ये एफआईए के इसका जो अंदर के इन्होंने सोर्स लगा के इन्होंने लोगों के साथ कनेक्टेड रही हैं, कनेक्टेड रह के रिलेशन बना के इन्होंने उन चीजों को खत्म करके, और इन्होंने मेरा जो है तो वो नहीं होने दिया। हरीम, मैं बड़ा तल्ख सवाल कर रही हूँ, लेकिन बहुत माजरत के साथ मुझे इस पर माफी दीजिएगा। पहले मैं आपसे मांग रही हूँ, लेकिन फिर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि ये मकाफात अमल भी है, क्योंकि हरीम शाह लोगों की वीडियोस लीक करती थी, आज उसकी वीडियो उसी के लोगों ने लीक कर दी है। आई एम सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन। मेरी बात सुनिए, ये मकाफात अमल है ना, मैं किसी के साथ कोई पकड़ी तो नहीं गई, या मैंने किसी के साथ जना करते हुए, या किसी कोई मेरे ऊपर, मैं बहुत बोल्ड अल्फाज में कहूंगी, कोई मेरे वॉशरूम के अंदर, घर के अंदर नहाता है तो लोग इसी तरह नहाते हैं ना, कपड़े उतार के नहाते हैं ना। मैंने किसी के साथ जाके कोई ऐसी कन्वर्सेशन तो नहीं की कि मैं तुम्हारे होठों में होंठ डालना चाहता हूँ। मुफ्ती कभी की कन्वर्सेशन आपके सामने है, आप उनको क्यों डिफेंड कर रहे हो?
नहीं, आई एम नॉट डिफेंडिंग टू एनीवन, ठीक है। के सामने आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप गलीज इंसानों को क्यों, इनका क्या मकफात है हम बने? ओके हरीम, इस सब के बाद आपके हस्बैंड जो हैं वो आप मुसलसल हम देख रहे हैं उनके बयानात आ रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन के बाद अभी तक कोई खुदा ना खास्ता आपकी निजी जिंदगी में तो कोई मामला खराब नहीं हुए आपके हस्बैंड की तरफ से, आपके इन लॉज की तरफ से, किसी किस्म का कोई प्रेशर हो आपको? मुझे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन मेरी फैमिली और उनकी फैमिली बहुत डिप्रेशन में है। हम लोग आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर किसी को इंसाफ दिलवाने के लिए साथ उठ के खड़े हो नहीं सकते तो फेक चीजें मत बनाएं। ये प्रोपोगेंडा मत बनाएं कि पैसे, कौन सा पैसा लिए मैंने आप लोगों से, मीडिया से आज तक मैंने कौन से पैसों के लिए आप लोगों को वो किया, या किस पैसे के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे पैसा दें या ये करें। इवन कि मैं आपको इंटरव्यू देने के लिए भी कभी भी आई हूँ तो मैंने कब आपसे डिमांड की कि अच्छा मैं इंटरव्यू दूंगी, आप लोगों अपने चैनल पे चलाओगे, बदले में मुझे पैसा दो? कब आप लोगों से किसी से मैंने पैसे की तवक्कुआत रखी है? या मुझे कौन सा आप लोगों से पैसा चाहिए, कौन सा मुझे मीडिया से पैसा चाहिए, या किस मीडिया से मैंने पैसा लिया? उस पैसे का कोई प्रूफ, सबूत, कोई सॉलिड चीज तो लेके आओ ना। या किसके साथ कोई डीलिंग मेरी ऐसी हुई है कि आप मतलब बेबुनियाद बेतुका इल्जाम क्यों लगाते हो किसी की जात पे? मेरी बात सुने, मैं आपके प्रोग्राम के तवसत की कह रही हूँ, मेरे मुल्ज़म आयशा और संदल हैं। ये बहुत ही बेड करेक्टर लड़कियां हैं। इन्होंने अपने करेक्टर को छुपाने के लिए और अपनी एक फेक उस चीज को करने के लिए इन्होंने मुझे करने के लिए मेरी प्राइवेट, मेरी नहाने की, मेरे वॉशरूम यूज करने की, मेरे घर के खाते के अंदर इनको जब कोई और चीज नहीं मिली तो उन्होंने ये लोगों के अंदर मुझे डिफेम करने के लिए ये बेबुनियाद चीजें लाई हैं। और तब लाई हैं जबकि मैं अपनी शादी एक पुरसुकून तरीके से पाकिस्तान से अपने रिश्ते मुनक़ता करके, मीडिया छोड़ के, सोशल मीडिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के मैं बिल्कुल साइड पे होके अपनी एक प्राइवेट लाइफ गुजार रही थी, तो उन्होंने आके मुझे इस तरह से पब्लिक किया। बिल्कुल हरीम, परेशान नहीं हो, लेकिन जाहिर है ये एक तशवीश की बात जरूर है। अगर मुझे फेम चाहिए होता या मुझे वो चाहिए होता तो क्या मेरा इतना पीआर नहीं है, मेरे पास मेरा अपना इतना पैसा नहीं है, मेरे पास पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरी फैन फॉलोइंग इतनी कि क्या मैं इस तरह की बिल्कुल कि इस तरह की ओल्ड वीडियोस अपनी मतलब लोगों के सामने लेके आती हूं। वक्त मेरे पास कम रह गया हरीम, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी अपना ख्याल रखें और सारे लोगों से जो हरीम को सुन रहे हैं, जो ये वीडियो है, मुझे तो अफसोस है उन लोगों पर जो ये वीडियोस अभी तक फॉरवर्ड है, इसको प्लीज बंद करें और फॉरवर्डिंग मत करें। एक खातून के साथ जो भी जिस भी तरह की है वीडियो, मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है और एफआईए जैसे इदारों को, साइबर क्राइम को बहरहाल इस पर एक्टिव होना होगा। हरीम ने जो कुछ कहा वो आपके सामने है। संदल और आयशा के लिए भी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, वो अगर अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहती हैं तो वो हमसे राब्ता जरूर कर सकती हैं। मैं एक ब्रेक ले रही हूं और जरा ब्रेक के बाद बिल्कुल मूड आपका थोड़ा तब्दील होगा क्योंकि पाकिस्तान की सियासत पर बात होगी। इमरान खान साहब कहते हुए सुनाई दिए गए हैं सहाफियों के दरमियान कि वो मौजूदा आर्मी चीफ से मुलाकात के ख्वाहिशमंद है। ये ख्वाहिश उनकी पुरानी रह चुकी है, इस बार इस ख्वाहिश को वो पूरी भी होती है या नहीं, इसका जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद। आपने मोन्टाज के आखिर में देखा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि पीडीएम में लड़ाई हो गई है। ये मशहूर ज़माना उनका कहते हैं स्पीच का जुमला था। मैंने ये क्यों इस्तेमाल किया, इसलिए क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ 3 बड़ों की बैठक हुई और उन 3 बड़ों में ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे और उनके हमरा आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे। तय ये करना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के बाद इलेक्शंस तो ज़ाहिर करवाने ही हैं पंजाब और केपी के अंदर, लेकिन क्या तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं या नहीं। तो वहां से इत्तलात हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आई कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि इलेक्शंस तो आपने डिले नहीं होने देना, लेकिन मौलाना फजल रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ इस नुक्ते पर इजमा उनका दिखाई नहीं दिया है। तो इसी तरह लगता है कि पीडीएम में शायद दोबारा लड़ाई हुई है, लेकिन इस लड़ाई का फायदा क्या तहरीक इंसाफ को होगा भी या नहीं, और इमरान खान साहब जिन ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, और क्या अभी तक वाकई तहरीक इंसाफ को पता चल गया है कि उनकी हुकूमत किसने हटाई, क्योंकि हर दफा एक नया कैरेक्टर जो है वो बहरहाल सामने आता है। इंपॉर्टेंट शख्सियत है, साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं इमरान इस्माइल साहब, और ज़ाहिर अपना एक मुख्तलिफ नुक्ता निगाह भी रखते हैं। इमरान इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम सलाम। इमरान इस्माइल साहब, सियासी कंफ्यूजन आपके ख्याल में बढ़ रही है या थोड़ी डिफ्यूज होना शुरू हुई है? देखिए, अब कुछ क्लैरिटी तो आनी शुरू हुई है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद बड़ी क्लैरिटी आई है। वज़ीर आज़म
सदर पाकिस्तान जो हैं उन्होंने डेट भी दे दी है इंतखाबात की। अब हम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्लैरिटी तो अब आना शुरू हुई है। अब पंजाब के इंतखाबात हो जाएं तो बिल्कुल क्लियर एक पिक्चर सामने आ जाएगी कि पाकिस्तान की आवाम किधर खड़ी है। वैसे तो पिक्चर सामने ही है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। किसी भी सर्वे किसी भी हिसाब से आप चेक कर लें तो इमरान खान इस वक्त एक हैवी मेजॉरिटी के साथ इस मैंडेट को उठाने के लिए तैयार है। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं पॉपुलैरिटी और बाकी सारा कुछ, लेकिन मैं ज़रा पहले कुछ रीसेंट पास की बातें करूं फिर थोड़ी आगे की बात करेंगे। ये फरमाएं कि आपकी जेल भरो तहरीक के लिए जो आपके मुखालिफिन हैं वो ये कहते हुए हमें दिखाई दिए कि इन्होंने तो जेल भरो तहरीक जो है उससे कुछ हासिल नहीं किया, उल्टा एक और यू टर्न ले लिया कि जेल भरो तहरीक ख़त्म ही कर दी इमरान खान साहब ने। इसका आपको सियासी तौर पर फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखिए एक मूवमेंट थी और ये एक प्रेशर बिल्डिंग था कि हम इलेक्शन मांग रहे हैं और हमें इलेक्शन की तारीख दें। दो इसके अंदर चीज़ें थी, एक तो ये था, दूसरा हमारे लीडरों को जिस तरह से घरों से उठाया जा रहा था और उन्हें जदोकोब किया जा रहा था वालात के अंदर, उन्हें बराना किया जा रहा था। तो उसके प्रोटेस्ट में हमने ये की थी कि जी हम खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं सब। तो हमें अब दोनों चीज़ों का हमें इसमें एडवांटेज ये मिला है कि नंबर वन के जो जिस चीज़ का खौफ हमें दिया जा रहा था कि जेल ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे, अरेस्ट हो जाएंगे, वो खौफ हमने तोड़ दिया अपनी पार्टी के लिए, वर्कर्स के लिए। ठीक है। और दूसरा हमें जो इलेक्शन की डेट थी वो मिल गई थी, तो सो देयर इज नो पॉइंट कंटिन्यूइंग दैट। अच्छा अब ये फरमाइएगा कि अब ज़रा आप एक पॉलिटिकल शख्सियत भी हैं, आप ज़रा थोड़ा सा ये हमें बताएं कि पंजाब में इलेक्शन होते हैं, बाई इलेक्शन केपी के अंदर भी हो जाते हैं और इन इलेक्शन के बाद एक हुकूमत वहाँ फॉर्म हो जाती है, ठीक है। उसके 3 माह के बाद ज़ाहिर है जनरल इलेक्शन ने होना है, यानी आम इंतखाबात ने होना है। ये 2 असेंबलियाँ जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगी और आम इंतखाबात कॉल कर दिए जाएंगे। ये कैसी खिचड़ी पकेगी, ये किस तरह की हुकूमत होगी, कैसे होगा ये सब कुछ, और आपको लगता है कि ये बहुत ही फिजिबल आइडिया है, इस तरह से किया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है। हमारा तो आइडिया यही था कि जनरल इलेक्शन कॉल करें। हमने इसीलिए पाकिस्तान की 60% सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी वो हमने छोड़ी नेशनल असेंबली समेत, और हम चाहते थे कि जनरल इलेक्शन हो जाए। लेकिन ये जनरल इलेक्शन की तरफ जाना नहीं चाह रहे। जनरल का ये किसी भी इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते, बिकॉज इन्हें अपनी असलियत का पता है। इन्हें पता है कि इनकी इलेक्शन में जाने की औकात ही नहीं है। ये वहाँ अगर जाएंगे लोगों के पास तो वहाँ पर लोगों ने इनको डंडे और जूतों से इनका वो करना है, तवाज़ो करनी है। आज हालात ये है कि ये बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के निकल नहीं सकते जनरल पब्लिक में। ये वोट मांगने तो क्या जाएंगे, बन कबाब खाने नहीं जा सकते कहीं पे। सो आज तो आपको बिल्कुल सामने चीज़ है। तो हम तो ये समझते हैं कि आम इंतखाबात कराएं, पाकिस्तान को बड़े खर्चे से बचाएं कि पहले ये इंतखाबात हो जाएं, फिर उसके 3 महीने बाद आम इंतखाबात हों। तो आम इंतखाबात कराए जाएँ, हम तैयार हैं। लेकिन आम इंतखाबात के लिए जो आप डेडलाइन बार बार कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिफोर द टाइम होने चाहिए, ड्यू टाइम के ऊपर नहीं होने चाहिए, तो उस पर कोई कंसेंसस क्यों नहीं डेवलप कर पाए अभी तक इमरान खान साहब? किसी भी तरह से कोई कमेटी फॉर्म करके हुकूमत के साथ एंगेजमेंट्स क्यों नहीं हो सकी इस मामले पर इमरान साहब? देखें 2-3 बार इसकी ट्राई हुई है और हुकूमत ने बड़ा गैर संजीदा रवैया इसका रखा है। वो राना सनाउल्लाह जो दिन रात से भड़कें लगाते हैं, धमकियां लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और हमारे चेयरमैन को बुरा भला कहते हैं, उनको उन्होंने सदारत दी उस कमेटी की जो हमसे नेगोशिएट करेगी। तो वो नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि वो करना नहीं चाहते। नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ अगर वो बैठना चाहते हैं और वो सिर्फ हमें कोई लॉलीपॉप देना चाहते हैं टाइम गुजारने के लिए, तो ये नहीं होगा। इतने बच्चे हम भी नहीं हैं, हमें भी समझ आती हैं चीज़ें। उनका बिल्कुल कोई इरादा नहीं उनका इलेक्शन कराने का। वो दे आर रेडी टू डिस्कस एवरीथिंग बट इलेक्शंस एंड वी आर रेडी टू डिस्कस नथिंग बट इलेक्शंस। तो यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई है। हाँ। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, अब लोग आपने कहा ना अब बच्चे नहीं है, सियासत में बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, कुछ तज्जियाकार हैं, वो कह रहे हैं ज़रा आज भी जब मैं आ रही थी तो मुझे वाक़तन ये सवाल दिया गया और कहा गया ज़रूर पूछें इमरान इस्माइल साहब से कि आप लोगों को आपने एक खोज लगा लिया कि हुकूमत जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको किसने घर भेजा था? वो साइफर था, वो अमेरिका था, वो जनरल बाजवा थे, वो कौन था जिसने आपकी हुकूमत को घर भेजा? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको आते हुए सवाल दिया किसने? 4 ऑफिशियल लोग ने दिया था तो ठीक है। ऑफिशियल लोग ही थे मेरे, उन्होंने ही बोला था मुझे।
अच्छा, बड़ा ये अजीब सा स्टेटमेंट है आपका ऑफिशियल लोगो वाला। तो ऑफिशियल लोगों को पता है कि किसने घर भेजा था। ठीक है, चले जवाब दीजिए आप। तो इसमें जी मैं इसमें कह रहा हूँ कि ये हैश तो इंटरनेशनली हुई ना, ये जब साइफर आया, बट उस साइफर पर अमल कराने के लिए ज़ाहिर है जनरल बाजवा जो थे वो उसमें सरगर्म रहे, ये पीडीएम के सारे लोग उसमें सरगर्म रहे, और इन्होंने उस इशारे को ऐसा पकड़ा कि इन्होंने सोचा कि जी यही हमें राय निजात जो है वो यही है कि इमरान खान को हटाया जाए और एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए कि जिसमें चोर डकैत सारे के सारे वहाँ पर बैठे हों, जिनके ऊपर केसेस हों, जो अपने करप्शन के केस में मुलविस थे, जो सारे उस तरह के लोग थे, वो सारे ला के उन्होंने बिठा दी, जिसको अवाम ने रद्द किया बुरी तरह। और उसके बाद आपने अंजाम देखा कि पाकिस्तान किस तेज़ी से पाकिस्तान की इकानमी सिंक हुई, पाकिस्तान किस तरह हमारे रिजर्व को उड़ाया गया, किस तरह बेदर्दी से एक 100 रुकनी तकरीबन 100 रुकनी कैबिनेट के ऊपर अखराजात बेबना किए गए, और झूठ बोला वज़ीर आज़म ने कि अखराजात जो हैं वो ख़ुद उठाते हैं। आपको मैं बिलावल भुट्टो की सारी फुटेज और तस्वीरें आप देख लें, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जेट जो वज़ीर आज़म के इस्तेमाल में होता है उसको लेकर वो घूमते रहे सारे, 50 से ज़्यादा दौरे वो कर चुके हैं। जी जी, अभी 8-10 महीने के अंदर। आपके जो वजीर साहब हैं जो हमारे लेकिन इमरान इस्माइल साहब, अगर आप वजीर खारजा जो हैं वो दौरे ना करें दूसरे मुल्कों के तो और क्या करें? वैसे मैं कह रही हूँ पीपल्स पार्टी वाले यही कहते हैं, वो अगर दौरे ना करें तो फिर 50। अच्छा 50 मतलब वजीर खारजा इसीलिए रखा जाता है कि बस वो दौरे करते रहे। अब कोई फॉरेन पॉलिसी डिवाइस होती है, कोई पाकिस्तान में लोगों को बुलाया जाता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे पाकिस्तान का इमेज ऊपर जाए, कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को जो बाहर काम कर रहे हैं उनको मिलता है, कोई जॉब क्रिएशन की बात होती है, या सिर्फ दौरों की बात होती है कि वो गए उधर उनके गले में हाथ डाल के तस्वीर खिंचाई, उससे कहा ये मेरा दोस्त है, वो मेरा यार है, बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं, अपने दोस्तों यारों के साथ घूम रहे हैं। मुझे बता दें 50 दौरों का रिजल्ट क्या है? कोई एक चीज बता दें कि पाकिस्तान को फलाने मुल्क से जीएसपी प्लस मिल गया, पाकिस्तान को फलाने मुल्क में एंटी डंपिंग से हटा दिया गया, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफे की बात हुई, पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री लगाने की बात हुई, कोई चीज ऐसी माजरत के साथ इमरान इस्माइल साहब मैं काउंटर करना नहीं चाहती, लेकिन यही इल्जाम तो आपकी हुकूमत पर भी लगा ना। शाह महमूद कुरैशी जैसे जय्यद वजीर खारजा के होते हुए आपके दौरे हुकूमत में भी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी, कोई जॉब्स नहीं खुली, बस लोगों के साथ तस्वीरें ही आती रही शाह साहब की और बाकी लोगों की भी। जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत, आई विश आई हैड न्यू कि आप ये सवाल मुझसे पूछेंगे तो मैं फिगर्स लेकर बैठता, जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI जिसको बोलते हैं, वो किसी दौरे हुकूमत में नहीं हुई। पाकिस्तान 6% के ऊपर GDP ग्रोथ रेट पे आ गया था पाकिस्तान। अच्छा। हम तेज़ी से ऊपर जा रहे थे, हमने IMF के साथ बड़े अच्छे हमने उनके साथ मुआहदे किए थे, हम बिल्कुल सेट थे टू टेक ऑफ, और उसके बाद ये पाकिस्तान का जो जहाज जो टेक ऑफ करने जा रहा था उसको गिरा दिया गया जमीन पे। ओके, इमरान इस्माइल साहब, IMF के साथ आप बहुत अच्छे मुआहदे के साथ थे, मुझे बता दीजिए जाते जाते ये जो 50 रुपए पेट्रोल के ऊपर आपने कम किए थे प्राइस के ऊपर, ये वाकई आप माइंस बिछाकर नहीं गए थे? आपका ख्याल है जिसके रिबटल्स अभी तक पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है? 10 रुपए कम किए थे और उसके रिबटल्स नहीं है ये। हमने तो कहा था कि हम रशिया से 30% लेस पे हमने मुआहदा किया है कि उनसे हम LNG और पेट्रोल लेंगे, क्रूड ऑयल लेंगे, और वो बात किसी को अच्छी नहीं लगी। हमारे नेबर इंडिया जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अमेरिका के साथ, वो खरीदते रहे और हम डरे बैठे रहे सहमे, और आज तक नहीं हमने खरीदा, एक बैरल भी हमने नहीं लिया। अच्छा ओके, मैं जरा इसको होल्ड करती हूँ। We had a policy. ओके, बट यू हैड द पॉलिसी सर, लेकिन चले इसको इस तरह से रिफ्रेज करते हैं क्वेश्चन को। कल आप 2/3 अक्सरियत से आ जाते हैं, ठीक है, और आपको पाकिस्तान की अवाम दोबारा मुंतखब करती है कि भाई दी आर द बेस्ट पीपल, इनको लेकर आए PTI को। रेमेडी मुझे बताएं, ये जो मईशत मर चुकी है जिसके लिए मिफ्ता इस्माइल जो कि मुस्लिम लीग नवाज किंग हैं, वो रोज खड़े होकर डार साहब पर तनकीद करते हैं, अब क्या होगा? वही वजीर खजाना असद उमर साहब होंगे, शौकत तरीन साहब होंगे, हफीज दीगर और लोग होंगे, या अब कोई नई आपके पास रेमेडी है कि अब की बार आए तो मईशत वाकई फ्लाई करेगी?
नहीं, देखें मईशत को फ्लाई करने में टाइम लगेगा। जहां मईशत इन्होंने पहुंचा दी है, पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। बिल्कुल, आज गया बैंक्रप्सी में और कल गया बैंक्रप्सी में, उस तरह से आ गए। बैंक्स के पास डॉलर्स नहीं है, यानी जो लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं उनकी एलसीआं रिटायर नहीं हो रही हैं, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको डॉलर्स नहीं बैंक दे रहा है। ठीक है। तो आज तो हालात ये हैं, हमारे हजारों की तादाद में कंटेनर पोर्ट पे फंसे हुए हैं। ये काम सिर्फ एक ही कर सकता है। वो कौन कर सकता है कि जो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ बैठी हो, वो ये टर्म्स भी नेगोशिएट कर सकती है और वो सारे काम ये कर भी सकती है। टाइम लगेगा, लेकिन इमरान खान जब थे वजीर आजम तो $34 बिलियन फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तानियों ने भेजी, उनका ट्रस्ट था इमरान खान के ऊपर, और अब $12 बिलियन पे आप आ गए। सो वो चीज़ें सारी करेक्शन की तरफ जाएंगी, बट इट विल टेक टाइम। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आते साथ ही 100 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी और हर तरफ दूध की नहरें बह रही होंगी। टाइम लगेगा, हमें सख्त फैसले और सख्त हमें चीज़ों को करना पड़ेगा। इमरान इस्माइल साहब, एक पॉलिटिकल शख्सियत के हैसियत से जवाब दीजिएगा, क्या इस वक्त जो हुकूमत ये सख्त फैसले ले रही है, आपको नहीं लगता कि इनको भी टाइम देना चाहिए और ड्यू टाइम पर जब आम इंतखाबात का वक्त हो उस वक्त आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए? इन्होंने महंगाई को सख्त फैसले का नाम दे दिया है। जी हमें सख्त फैसला लेना पड़ेगा, 25 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। और जी बड़ा सख्त फैसला लेना पड़ेगा, डॉलर 300 रुपये का हो गया। जी बड़ा सख्त फैसला लेना पड़ेगा, आटा जो है वो 170 का हो गया। ये नहीं होते सख्त फैसले। ये तो आप महंगाई के पीछे छुप रहे हैं सख्त फैसलों के नाम पे। सख्त फैसले और होते हैं जो अब सख्त फैसला कौन ले सकता है? ये नहीं ले सकते। ये सख्त फैसले लेंगे, लोग इन्हें मारेंगे। सख्त फैसला वो लेगा जो अवाम का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव अंदर बैठा होगा। तो चोर दरवाजे से आए हुए हैं, ये कौन सा सख्त फैसला लेना है इन्होंने? ओके, इमरान इस्माइल साहब, चलें यहाँ फिर मैं आती हूँ इसी चीज़ के ऊपर दोबारा, लेकिन ये फरमाइएगा, ये गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि कोर्ट मार्शल की बात की उन्होंने जनरल बाजवा की, और उन्होंने फिर दूसरी ही सांस में मुलाकात का इजहार भी किया मौजूदा आर्मी चीफ के साथ। ये क्या मतलब, एक मरतबा फिर उन्हीं पावर कॉरिडोर्स की तरफ इमरान खान साहब क्यों देखना चाहते हैं और क्या चाहते हैं उन मुलाकातों से? इन मुलाकातों का क्या मकसद आपको दिखाई देता है अगर होती है तो? देखिए, अगर मैं आपसे बिल्कुल फ्रैंक बात करूं तो पाकिस्तान की सियासत में एवर सिंस पाकिस्तान की बर्थ के साथ ही पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा किरदार रहा है। वो किसी की भी हुकूमत हो, वो भुट्टो की हुकूमत हो, वो और कोई हुकूमत हो, नज़ीर की हुकूमत हो या नवाज शरीफ की हुकूमत हो या इमरान खान की हुकूमत हो, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है पाकिस्तान की सियासत में। आप जितना भी कह लें कि जी न्यूट्रल हो गए, अब उधर नहीं जाएंगे इधर नहीं जाएंगे, न्यूट्रल होते होते भी एक अरसा लगेगा। आज भी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में बड़ा रोल अदा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम इस बात को मानते हैं। हम समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट को इस रोल से निकलने में अगर उन्होंने नियत भी कर ली है तो उनको टाइम लगेगा उसमें। फ़िलहाल एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं। फ़िलहाल हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें कोई आर नहीं है ये कहने में। इमरान खान ने जो बात की है वो एक सवाल के जवाब में की थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी आप क्यों नहीं मिलते उनसे, तो खान साहब ने कहा कि जी मैं तो मिलना चाहता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में नहीं है, हमारी कोई जंग नहीं है एस्टेब्लिशमेंट से। ये पाकिस्तान आर्मी जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट का नाम देते हैं, ये आर्मी पाकिस्तान की मुहाफिज है। इन्होंने जो बॉर्डरों पे जान दी है, इनके घरों में आज भी यंग बच्चों की लाशें जाती हैं, कैप्टन की, मेजर की, सारे जो बॉर्डर्स पे पेट्रोलिंग करते हैं और सारे उनकी लाशें जाती हैं, उनकी शहादतें होती हैं। तो हम तो इसकी तकरीम करते हैं, एहतराम करते हैं, हमें इसका हम सब करते हैं। गवर्नर साहब एक सवाल, बात नहीं कि हम इनसे लड़ना चाहते हैं। गवर्नर साहब एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए आपके नाकिदीन ही सही, मुखालिफिन ही सही, मरियम बीबी तो बवांगे दोहल जो मुख्तलिफ जलसे जुलूस कर रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, उसमें कह रही हैं कि फैज़ की बाकियात, जनरल फैज़ की बाकियात आज भी आपको रिलीफ दे रही हैं, आपको हर जगह से रिलीफ मिल रहा है, चाहे वो फैसलों से हो, चाहे मुलाकातों के हवाले से हो। तो ये फरमाइएगा, इस पर क्या कमेंट कीजिएगा? वो मुझे गाने का वो याद आ रहा है, वो कहते हैं कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है, आप करें तो रामलीला है। जब आप जनरल फैज़ को गाली देते रहे वो सब ठीक है, हम बाजवा साहब को कुछ कह दें तो इधर से वहाँ पर नाराजगी शुरू, ओह अल्लाह आपने ये कह दिया, तो क्या फ़र्क है? दोनों जनरल हैं, उनको सूट नहीं करते होंगे जनरल फैज़। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।